हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जो है एक है मृदु जल, एक है कठोर जल। तो इनके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये सभी क्या होते हैं, इनकी कठोरता क्यों होती है और कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं, इन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जी, ठीक है ना। तो देखिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर हम 9th पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, चैप्टर 9th पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन हमारा चैप्टर है, क्लास 11th केमिस्ट्री। अब देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है मृदु जल तथा कठोर जल ये दोनों क्या होते हैं। पहले हम मृदु जल को जान लेते हैं। तो ऐसा कोई भी जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना देती है, ठीक है ना, उसे मृदु जल कहते हैं। मतलब झाग बनाना समझते हैं ना, जैसे कि हम मान लेते हैं सर्फ जो होता है, ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर, उसको हम लेकर जब पानी में हम उसको घोलते हैं तो देखेंगे झाग निकलता है, ठीक है ना। तो वही झाग की बात हो रही है। तो ऐसा कोई भी जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देती है उसे हम मृदु जल कहते हैं, ठीक है ना। परंतु ऐसे भी जल होंगे जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देते हैं, मतलब बहुत ही देर के बाद या बहुत ही हम उसको देर के बाद हम कह सकते हैं और बहुत ही कम झाग देते हैं, उसे हम कठोर जल कहते हैं। बात आपको समझ में आया या नहीं? सिंपल सा है कि ऐसे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं उसे हम मृदु जल कहेंगे, और ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देते हैं उसे हम कठोर जल कहेंगे। मैं आशा करता हूँ ये सिंपल सा परिभाषा है, समझ में आपको आ गई होंगी। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है कि भैया जल के कठोरता के प्रकार। तो जल की कठोरता के याद रखेंगे दो प्रकार होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। और 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? तो एक होता है अस्थाई कठोरता और दूसरा होता है अस्थाई कठोरता। ये 2 होते हैं जी। सबसे पहले जो अस्थाई कठोरता है इसको हम जान लेते हैं। देखिए अस्थाई कठोरता मतलब, तो अस्थाई कठोरता जल को उबालकर दूर नहीं होती है। मतलब सिंपल सी बात है कि देखिए अस्थाई और अस्थाई कठोरता को अगर हम दोनों की तुलना करें तो जो अस्थाई कठोरता होती है ना, अस्थाई कठोरता, तो अस्थाई कठोरता जल को उबालने से दूर हो जाती है। मतलब यदि हमने जल को लिया और जल को हम एक बर्तन में लेकर और इसको हम बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो अस्थाई कठोरता है वो दूर हो जाएगी। परंतु ऐसा ही यदि हम जो अस्थाई कठोरता है उसको भी यदि हम पानी में मतलब गर्म करें ना, तो उस अस्थाई कठोरता दूर नहीं होगी। तो वही कहा जा रहा, अस्थाई कठोरता जल को उबालने से दूर नहीं होती है, और जो अस्थाई कठोरता है ये अस्थाई कठोरता तो दूर नहीं होगी, अस्थाई कठोरता जल को उबालने से दूर हो जाती है। समझ में आ गए होंगे। फिर से अस्थाई जो कठोरता है जो हमारी जल में पाई जाती है, तो वो क्यों होती है? तो कारण यहाँ पे ये है कि उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट लवण और क्लोराइड लवण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखें, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम के सल्फेट होते हैं, मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, कैल्शियम के लवण होते हैं, मैग्नीशियम के भी क्लोराइड होते हैं। तो ये सभी उपस्थित होने के कारण ही नहीं हो, मतलब जो अस्थाई कठोरता होती है। अस्थाई कठोरता क्यों होती है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होते हैं वो उपस्थित होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होने के कारण कोई भी जल और अस्थाई कठोरता उसमें होती है। तो याद रखें, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होगा, फिर से मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे, इसी की वजह से ये क्या होता है, अस्थाई कठोरता होती है। अब ये तभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा हम आगे आपको जाते हैं तब ये 2 लाइनें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले परिभाषा हमने देख लिया, फिर से इसके प्रकार। जल की कठोरता के 2 प्रकार होते हैं, अस्थाई अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता ऐसी कठोरता जो जल को उबालने से दूर नहीं होती है, वो अस्थाई कठोरता है। अस्थाई कठोरता जो जल को उबालने से दूर हो जाती है, अस्थाई कठोरता कहलाती है। इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है यहाँ पे कि जो अस्थाई कठोरता को दूर करने की विधि। अब जो अस्थाई कठोरता है यहाँ पे, जिसको हम अस्थाई कठोरता है जिसको हम उबालेंगे, जल को उबालेंगे तो दूर नहीं होगा, तो इसको
मतलब इसको दूर करने की विधि क्या है। तो पहली इसकी जो विधि है वो है, पहली इसकी क्या विधि है, सोडियम कार्बोनेट द्वारा। अब सोडियम कार्बोनेट द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं, कैसे, तो समझिएगा। हम इसको सिंपल सा क्या लेंगे, हम पहले तो जल लेंगे जिसकी हमें अस्थायी कठोरता दूर करनी है। तो जल को लेकर इसमें हम क्या मिला देंगे, ये सोडियम कार्बोनेट है ना Na2CO3, इसको हम मिलाकर इसको हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। और जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें से जो कार्बोनेट के लवण है, ठीक है ना, मैग्नीशियम के लवण है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो बाहर निकल जाते हैं। वो भी हम आपको बताते हैं। पहली बात समझ गए ना, जल में हम सोडियम कार्बोनेट को ये मिलाकर गर्म करेंगे तो निकलेंगे। अब कैसे निकलते हैं समझते हैं जी। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बैक लेकर जाकर समझाऊं तो अस्थायी कठोरता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड होते हैं। जैसे कैल्शियम का सल्फेट क्या होगा, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कैल्शियम का सल्फेट क्या होगा, CaSO4 हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम का सल्फेट हो गया। मैग्नीशियम का सल्फेट क्या हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का क्लोराइड क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। और मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या हो जाएगा, तो MgCl2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हीं चारों के कारण क्या होता है, जो जल होता है उसमें अस्थायी कठोरता होती है। तो यदि इनमें से ये चारों बाहर निकल जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम हो गई, परेशानियां होंगी, वो दूर हो जाएंगी। तो हम इन चारों को ले लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट को ले लेंगे, फिर से मैग्नीशियम सल्फेट को भी ले लेंगे, फिर से कैल्शियम क्लोराइड को हम ले लेते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये पहली रिएक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए ये चारों को हम ले रहे हैं। पहले हम कैल्शियम सल्फेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट, ये जल में ही ना कैल्शियम सल्फेट होगा, तो जल का हमने ले लिया। अब इसको बाइकार्बोनेट, सोडियम से हम क्रिया करा देंगे, तो मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से हम क्रिया कराएंगे। तो जब हम इसकी गर्म करते हैं तो क्या निकलता है समझिएगा, यहाँ से ये हमारा इतना प्रोडक्ट निकलता है जी, यहाँ से ये हमारा टोटल निकल जाता है Na2SO4, ये हमारे बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ये Na2SO4 बाहर निकल जाएगा, तो ये दोनों हमारी बाहर निकल जाते हैं। तो बचा क्या, CaCO3 बचा। तो ये हमारा जो क्या बचा यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बचा CaCO3। तो देखिए CaCO3 ये हमारा एक अवक्षेप बनता है जो नीचे बैठ जाता है। और निकला क्या, यहाँ पे Na2SO4 निकला, Na2SO4, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जब हमने जल का जो अस्थाई, जो क्या है अस्थाई कठोरता है, उसको दूर करने के लिए अस्थाई कठोरता में जल में ये पाया जाएगा, कैल्शियम सल्फेट पाया जाएगा। तो जब इसमें हम सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से याद रखेंगे ये जो कैल्शियम है ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके और ये बाहर निकलता है, बाहर नहीं, ये अवक्षेप बनकर नीचे बैठ जाता है पहले, ठीक है ना। अब बचा क्या, Na2SO4 बचा, तो ये बाहर यहाँ पे साइड निकल गया। तो यहाँ से ये समझिएगा, ये जो निकला ना, ये वाला प्रोडक्ट ये ही निकल गया, इसका मतलब अस्थाई जो कठोरता है वो दूर हो गई है जल से। क्यों, क्योंकि ये बाहर नीचे बैठ गया है, उससे कोई मतलब नहीं। ये अगर रहेगा ना कैल्शियम सल्फेट, जो सोडियम सल्फेट, तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इससे अस्थाई कठोरता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, ये नॉर्मल जल हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें भी हम वही करेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से हम क्रिया करा देंगे। तो यहाँ से भी फिर से यही होगा जी, सल्फेट और सोडियम ये दोनों निकल जाएंगे। तो क्या बचा, MgCO3 निकल गया। फिर से यहाँ पे क्या बचा, Na2SO4, Na2SO4। तो ये देखिए Na2SO4 निकल गया, तो ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अवक्षेप है, नीचे बैठ जाएगा।
तो ये अगर नीचे बैठ गया इसका मतलब अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। फिर से देखिए ये भी हम ले लिया CO3, फिर से इसको भी अगर हम कराते हैं Na2CO3 के साथ, तो सिंपल सा इसमें भी वही होगा, ये निकलेंगे, इसमें भी क्या होगा, यही निकलेंगे। तो जब निकलते हैं तो C ये क्या हो जाएगा, CaCO3 और प्लस यहाँ पे Na2Cl। देखिए यहाँ पे 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, तो 2 ही मात्रा में NaCl भी तो बन सकता है ना, 2NaCl, तो NaCl बन गया, ये नीचे बैठ जाएगा। फिर से यहाँ से देखिए MgCO3, तो MgCO3 बच गया, ये अवक्षेप बनकर नीचे बैठ जाएगा। अब बचा क्या, Na2CO3, 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, तो इसका मतलब 2 NaCl, मतलब नमक के लवण हमें बन जाएंगे, ये नीचे मतलब रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप याद रखें, अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि है कि सिंपल सा जल में है। देखिए अस्थायी कठोरता क्यों होती है, क्योंकि इसमें ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये सभी होते हैं इसी के वजह से। तो हम क्या किए, जल को ले लिए जिसमें ये सभी हैं, और इसको हमने सिंपल सा सोडियम कार्बोनेट से हमने क्रिया कराया है, जिससे क्या हुआ हमारा कि जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम ये निकला है, इधर से सभी कार्बोनेट निकल गए हैं। तो ये देखिए आपस में क्रिया करके ये सभी अवक्षेप बने हैं जो नीचे बैठ जाएंगे, और इसी के कारण ये नीचे बैठ जाते हैं, तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, और ये सभी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये रहेंगे तो उसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो अस्थायी कठोरता की दूर करने की ये विधि है। आप केवल इतना लिखकर ये आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। यहाँ पे अब आता है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि तो हमने जान लिया कि ये होता है अस्थायी कठोरता को। और अस्थायी कठोरता के दूर करने की विधि क्या है, तो इसका सिंपल सा विधि है कि अस्थायी कठोरता इसी विधि से, याद रखेंगे, इसी विधि से अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है, भी दूर हो जाती है। इसका मतलब आपने समझा। देखिए अस्थायी मतलब इसी विधि से ना अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाएगी, जो अस्थायी यहाँ पे कठोरता है ये भी दूर हो जाएगी। कैसे, तो देखिए इसमें हमने परिभाषा लिखा है, अस्थायी कठोरता जल को उबालने से दूर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जल को लिया और सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको गर्म किया, तो भैया किसी के भी साथ अगर हम जल को गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो अस्थायी जो अस्थायी कठोरता है वो तो दूर हो ही जाती है ना गर्म करने से। तो वही कहा जा रहा है इसमें गर्म हो रहा है तो उसी से अस्थायी कठोरता है वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और हमारी जो आती है परेशानी जो है कि जो कठोरता, कठोर जल से हानि, मतलब कठोर जल के हानिकारक प्रभाव। सिंपल सी बात है कि कठोर जल से क्या हानियां हैं वो हमें पता चलेगा। तो देखिए सिंपल सा सबसे पहले हानियां हैं, देखिए सबसे पहली हमारी जो हानियां हैं वो क्या है, कपड़े धोने पर साबुन अधिक लगना। मतलब जो कठोर जल होगा ना उसमें साबुन अधिक लगेगा, ठीक है ना। हम कभी भी कपड़े को धोएंगे तो अधिक हमें क्या लगेगा, साबुन लगेगा, क्योंकि कोई झाग नहीं देगा, ज़्यादा झाग नहीं देगा तो परेशानी होगी जी, इसीलिए। अगला आता है बर्तन के दीवारों पर लवणों का जम जाना। अब बर्तन के दीवार जो होते हैं, बर्तन का जो सतह होता है निचला, उसमें लवण जम जाते हैं। लवण जम जाएगा तो भैया क्या होगा, तो लवण जम जाएगा ना, तो आप खाना मान लेते हैं उस बर्तन में आप भोजन पकाते हैं तो भोजन वो जल्दी से वो जो हम कह सकते हैं कि जो आपका बर्तन है वो गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो जल्दी से जो खाना नहीं बन पाएगा। तो वही क्या है, बर्तन की दीवारों पर लवण जम जाते हैं, और लवण क्या करते हैं, बर्तन को गर्म नहीं करने देंगे। अगला आता है कपड़े धोने पर पानी अधिक लगना। बिल्कुल सही बात है जी, जब कठोर जल होगा ना तो उसको पानी भी अधिक लगेंगे, क्योंकि झाग नहीं बनेंगे तो भैया पानी से आप कितना भी उसको करते रहिए कोई दिक्कत वाली बात। मतलब इतना याद रखेंगे, पानी की क्या होती है, पानी भी अधिक लगते हैं, साबुन भी अधिक लगता है, और तीसरा लवण भी जम जाते हैं बर्तन में, ठीक है ना। ये था इसकी हानियाँ जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हमने जाना कि जो यहाँ पे मृदु जल और कठोर जल क्या होते हैं।
अदरवाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।